तो आगे हम देखते हैं डूही को, जो कि हॉस्पिटल पहुंच जाती है मैडम जू से मिलने के लिए, और वो मैडम जू से पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है, जिसपे मैडम जू कहती है कि हाँ सब कुछ ठीक है, मुझे तो ये सब एक टाइम वेस्ट लगता है, इससे अच्छा तो मैं मेरे पौधों के साथ टाइम स्पेंड करती। जिसपे डूही कहती है कि कोई बात नहीं, मैं आपको घर ड्रॉप कर दूंगी। और वो पूछती है कि क्या तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। जिसपे डूही कहती है कि तो क्या हुआ, मैं इसे हैंडल कर लूंगी। मैडम जू कहती है कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो तुम बता सकती हो। जिसपे डूही कहती है कि नहीं, मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। और वो उन्हें ये नहीं बताती है कि ये सब सुवान की वजह से ही हुआ है। और वो मैडम जू के साथ उनके घर चली आती है, जहाँ वो अपने गार्डन में अपने पौधों को पानी दे रही होती है। और डूही उनसे पूछती है कि क्या आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? जिसपे मैडम जू कहती है कि नहीं, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ। जिसपे डूही थोड़ा जोर देते हुए कहती है कि क्या सच में आप मुझसे कुछ भी नहीं छुपा रही हैं? जिसपे मैडम जू थोड़ा सोचते हुए कहती हैं कि नहीं, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ, वैसे भी तुम इतनी तेज हो कि तुमसे कोई बात छुप ही नहीं सकती है। पर उनके चेहरे के हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ छुपा रही हैं, कुछ है जो वो उसे बताना नहीं चाहती हैं। जिसपे डूही कहती है कि मुझे पता है कि आप मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकती हैं, वैसे भी दुनिया में एक आप ही है जिस पर मैं आग बन करके भरोसा करती हूँ। तभी वहाँ पर जोसियोक आ जाता है, जो कि मैडम जू को कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट दिखाने के लिए आया होता है। मैडम जू उसे देखती हैं और वो उसे वापस कर देती हैं और कहती हैं कि ये ठीक है। जिसपे जोसियोक कहता है कि आंटी, आप हमेशा ही मेरी तारीफ करने में कंजूसी करती हैं, मैं इतनी मेहनत करता हूँ और आप तारीफ भी नहीं कर सकती हैं। जिसपे मैडम जू कहती हैं कि इसमें तारीफ करने की क्या बात है, ये तो तुम्हारा काम है ना। जिसपे डूही हंसने लगती है और वो कहती है कि मैं जा रही हूँ। तभी जोसियोक कहता है कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और मैडम जू उन दोनों को साथ में देखकर कहती हैं कि तुम दोनों एक जैसे हो, हमेशा काम के बारे में ही सोचते हो, तो तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, ऐसे तुम दोनों साथ में बुढ़ापे तक काम कर सकते हो। जिसपे डूही कहती है कि आप हमेशा ऐसी बातें क्यों करती हैं? तो मैडम जू कहती हैं कि इसमें गलत क्या है, तुम दोनों का कोई खून का रिश्ता तो है नहीं, तो तुम दोनों को शादी करने में हर्ज ही क्या है? जिसपे डूही कहती है कि जोसियोक, तुम इनकी बातों पर ध्यान मत देना, आजकल ये मेरी शादी के लिए कुछ ज्यादा ही उतावली हो रही हैं। जिसपे मैडम जू कहती हैं कि मैंने तो बस सुझाव दिया है, आगे तुम लोगों की मर्जी है। जिसपे डूही कहती है कि अब मैं यहाँ से निकलती हूँ, वरना मैं आपकी बातें सुनकर पागल हो जाऊंगी। और वो वहाँ से चली जाती है और जोसियोक भी उसके पीछे पीछे चला आता है। डूही पूछती है कि तुम्हें भी ऑफिस जाना होगा ना, पर तुम तो अपनी कार से आए होगे। जिसपे जोसियोक अपनी कार की छुपा देता है और वो कहता है कि नहीं, मैं कार से नहीं आया हूँ, मैं टैक्सी से आया हूँ। जिसपे डूही कहती है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अपनी कार में लिफ्ट दे देती हूँ। और जोसियोक मुस्कुरा रहा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि जोसियोक भी उसे अंदर ही अंदर पसंद करता है। वो सोचता है कि कार में जाने के बहाने ही वो डूही के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेगा। बट यहाँ डूही अकेली नहीं होती है, उसके साथ मिस सिन भी होती है, जिन्हें देखकर जोसियोक का चेहरा उतर जाता है। और मिस सिन डूही से कहती हैं कि हमें मिस्टर गुवॉन को कंपनसेट करना चाहिए, आपकी जान बचाने के लिए और उस दिन के लंच के लिए भी। जिसपे डूही कहती है कि हाँ, हम उसे कुछ पैसे दे देंगे, वरना मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे ऊपर उसका एहसान है। जिसपे जोसियोक पूछता है कि किसका एहसान है तुम्हारे ऊपर? जिसपे डूही कहती है कि वो मेरा एक ब्लाइंड डेट था। ये सुनकर जोसियोक शॉक होता है और वो जोर से ब्रेक मारता है, जिससे सभी आगे की तरफ गिर जाते हैं। डूही तो डर जाती है और वो पूछती है कि क्या हुआ, पर मिस सिन की नाक से खून आने लगा था और वो जोसियोक को पीछे बिठाकर खुद ड्राइविंग करने लगती हैं। जोसियोक उनसे पूछता है कि क्या आप ठीक हैं, और वो उन्हें सॉरी बोलता है। मिस सिन कहती है कि जब तक मैं ड्राइविंग कर रही हूँ तब तक मैं ठीक हूँ। और डूही जोसियोक से पूछती है कि क्या हुआ, मेरे ब्लाइंड डेट के बारे में सुनकर तुम इतना शॉक क्यों हो गए? जिसपे जोसियोक कहता है कि हाँ, वो क्योंकि तुम डेटिंग और रिलेशनशिप से दूर रहती हो ना, ये सब चीजें तुम्हें पसंद नहीं है, बस इसीलिए मैंने सोचा कि आखिर क्या रीजन होगा। जिसपे डूही कहती है कि तुम ही सोचो आखिर क्या रीजन हो सकता है। जिसपे वो कहता है कि क्या तुम शादी करने वाली हो? डूही कहती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैडम जू ने बहुत ज्यादा जिद की थी, वरना मुझे डेटिंग और शादी वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस पे जोसियोक कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, अब तो मैं भी शादी नहीं करूंगा। जिसपे डूही पूछती है कि मैं भी, मतलब तुम शादी करने वाले थे? इस पे जोसियोक बात को घुमाते हुए कहता है कि नहीं, वो बस आजकल शादी का ट्रेंड नहीं है ना, इसलिए। और तभी डूही देखती है कि उसकी टाई खराब हो गई है, तो वो उसे बनाने लगती है और वो उसे कहती है कि तुम हमेशा ऐसे क्यों रहते हो, तुम्हें अच्छे से ड्रेसअप होके रहना चाहिए। जिसपे वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं है, मेरे मॉम डैड हिप्पीज हैं, तो उनका खून मुझ में भी होगा ना, इसलिए। और दोनों हंसने लगते हैं। और इधर हम देखते हैं गुवॉन को, जो कि डीमंस की बुक में उस टैटू के एक्सचेंज होने के बारे
में ढूंढ रहा था पर उसे कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए वो फोन लगाता है मिस्टर पार्क को और पूछता है कि तुम्हें कुछ डूही के बारे में पता चला क्या। तो मिस्टर पार्क उसे बताते हैं कि डूही का ब्लड ग्रुप AB+ है और वो मेरे फूड एंड बेवरेज कंपनी की CEO है। उसके फादर छोटी मोटी मशीनें ठीक करने वाले इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे और उसकी मॉम का एक सैलून था। डूही को कंपनी में लोग अलग अलग नामों से बुलाते हैं, जैसे कि मेरे ग्रुप की प्रिंसेस, सिरफिरी या फिर उसे डेविल कहकर भी बुलाया जाता है। वो अपने काम में बहुत ही माहिर है और अपना काम अच्छे से निकलवाना जानती है। लोग उससे डरते हैं क्योंकि वो कब किसे कौन सा काम दे देगी ये किसी को नहीं पता होता है। मेरे ग्रुप की चेयरमैन से उसका खून का रिश्ता नहीं है। उन्होंने उसे अडॉप्ट किया था जब वो 11 साल की थी। डूही के डैड मेरे ग्रुप के फाउंडर्स में से एक थे जिन्होंने मैडम जू के साथ इस कंपनी की शुरुआत की थी और उसके पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तब से मैडम जू ने ही उसकी देखरेख की है और वो बचपन से ही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट रही है। उसका कोई रिलेशनशिप स्टेटस नहीं है क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्यार अपने काम से करती है और उसकी कंपनी में सभी उससे डरते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खड़ूस है। और यहाँ डूही अपनी कंपनी में एंटर करती है और उसके आते ही पूरी कंपनी में सन्नाटा छा जाता है। सभी अपनी अपनी प्लेस पर जाकर बैठ जाते हैं और डूही अपने एम्प्लॉयज से पूछती है कि आखिर तुम सब ने क्या किया है इस आर्टिकल को रोकने के लिए। 260 बिलियन से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है। आज भले ही हमारे स्टॉक्स के प्राइस नीचे जा रहे हो पर कल ये ऊपर जाने चाहिए, मुझे नहीं पता कि कैसे। तभी वहाँ पर मिस सेन आ जाती हैं और वो डूही को बताती हैं कि सुहान इस वक्त कहाँ मिलेगी और डूही वहाँ से निकल जाती है सुहान से मिलने के लिए। मिस सेन उसे कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, कहीं फिर से आपके साथ कुछ बुरा हो गया तो। जिसपे डूही कहती है कि नहीं, इसे मैं हैंडल कर सकती हूँ और वो अकेले ही चली जाती है सुहान से मिलने के लिए। और इधर गुआन किसी सोच में डूबा होता है जिसपे मिस्टर पार्क पूछते हैं कि क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हैं, आगे आप क्या करेंगे। जिसपे गुआन कहता है कि वही जिसमें मैं माहिर हूँ, इंसानों को अपने जाल में फंसाने वाला काम। और यहाँ हम देखते हैं सुहान को जो कि शॉपिंग के लिए आई थी और अपने लिए ड्रेस खरीद रही थी और वो अपने मैनेजर से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि डूही की कंपनी का कितना लॉस हुआ होगा। जिसपे वो बताता है कि उसकी कंपनी के स्टॉक्स 20% से भी ज्यादा गिर गए हैं और वो खुश होते हुए कहती है कि ये उसके लिए बहुत ही बुरा समय है तो मुझे उसके लिए एक फ्लावर बुके तो भेजना ही चाहिए। जिसपे डूही पीछे से कहती है कि सिर्फ फ्लावर बुके से क्या होगा और सुहान उसे वहाँ देखकर परेशान होती है। वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारी कंपनी की बहुत बुरी हालत है और तुम यहाँ शॉपिंग कर रही हो, तुम्हें तो अपनी कंपनी में होना चाहिए। जिसपे डूही कहती है कि मुझे कब शॉपिंग करनी चाहिए और कब काम करना चाहिए ये मुझे अच्छे से पता है, ये तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और वो सुहान से कहती है कि कम से कम तुम्हारे कपड़ों का टेस्ट आदमियों से तो बेहतर है। सुहान कुछ समझ नहीं पाती है इसलिए वो अपने मैनेजर को बाहर भेज देती है और उसका मैनेजर बाहर खड़े होकर सब कुछ सुनने लगता है। और सुहान डूही से पूछती है कि आखिर तुम बात क्या कर रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जिसपे डूही कहती है कि स्टॉक्स का क्या है, वो तो मैं मैनेज कर सकती हूँ पर अगर किसी की प्राइवेट लाइफ सबके सामने आ जाए तो उसकी जिंदगी का मजाक बनते देर नहीं लगती है। और वो उसे उसकी कुछ फोटोज दिखाती है जिसमें वो किसी और ही आदमी के साथ होती है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है और कहती है कि मैंने इस मैटर को तो क्लोज कर दिया था, तो आखिर फिर ये फोटोज तुम्हारे हाथ कैसे लग गई। जिसपे डूही कहती है कि मैंने तुमसे ज्यादा पैसे दिए और जरूरी नहीं है कि सिर्फ तुम ही मेरी लाइफ में इंटरेस्टेड हो, मैं भी तुम्हारी लाइफ में इंटरेस्टेड हूँ। और सोचो अगर मैडम जू को इसके बारे में पता चलेगा तो क्या होगा। जिसपे सुहान कहती है कि क्या तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो। डूही कहती है कि अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया है, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, अगर तुम प्राइवेट चीजें पब्लिक में करोगी तो बदनामी तो होगी ही ना। तभी उसे गुआन का कॉल आ जाता है और वो पूछता है कि तुम कहाँ हो, मुझे तुमसे मिलना है, उस एक्सीडेंट के बाद से मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। जिसपे डूही कहती है कि अभी हॉस्पिटल में तो तुम बिल्कुल ठीक थे, अगर ये सीरियस नहीं है तो हम बाद में भी मिल सकते हैं। जिसपे गुआन कहता है कि नहीं ये बहुत सीरियस है इसलिए मुझे तुमसे मिलना ही होगा। तो डूही उसे एड्रेस बताती है और कहती है कि हम थोड़ी देर बाद यहाँ मिलेंगे और वो फोन कट कर देती है। सुहान तो वहाँ से उठकर जाने लगती है पर तभी डूही उसे रोकते हुए कहती है कि अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि ब्लैकमेलिंग कहते किसे हैं। अगर एक दिन के अंदर अंदर मेरे स्टॉक्स की प्राइस ऊपर नहीं गई तो मैं तुम्हारी सारी प्राइवेट फोटोज पब्लिक कर दूंगी, फिर तो तुम्हें पता है कि मैडम जू को पता चला तो फिर वो क्या करेंगी। जिसपे सुहान उसे कहती है कि अगर तुमने हिम्मत भी की उन्हें बताने की तो फिर मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगी। जिसपे डूही कहती है कि तुम मुझे धमकी नहीं दे सकती और वैसे भी मेरे और मैडम जू के बीच में कोई सीक्रेट नहीं होता है, इसलिए तुमने जो कचरा फैलाया है उसे तुम खुद ही साफ करोगी। और हाँ, अपनी एनर्जी तुम मुझसे लड़ने में वेस्ट मत करो, इसे तुम अपने भाई के साथ लड़ने के लिए बचा के रखो। और डूही वहाँ से चली जाती है। और यहाँ हम देखते हैं मैडम जू को जो कि एक चर्च में होती हैं और वो फादर
फादर के सामने कन्फेशन कर रही होती हैं कि मुझे पता है कि मुझे स्वर्ग नसीब नहीं होगा, मैं नर्क में ही जाऊंगी, पर नर्क में जाने से भी ज्यादा डर मुझे इस बात का लगता है कि मुझे वो कभी माफ नहीं करेगी, मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया है। जिसपे फादर उन्हें कहते हैं कि ये डर तुम्हारे मन में है, अब वक्त आ गया है कि तुम उसे सब कुछ सच बता दो। तभी मैडम जू अपने पास्ट के बारे में सोचती हैं और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ हमें मैडम जू एक कार के सामने दिखती हैं जिसमें दो कपल्स होते हैं जो कि डोही के मॉम एंड डैड होते हैं। और देखते ही देखते मैडम जू के सामने वो कार ब्लास्ट हो जाती है और मैडम जू भी गिर जाती है, जिसकी वजह से उनके पैर में चोट लग जाती है। यहाँ इस सीन को बहुत ज्यादा क्लेरिफाई नहीं किया गया है, तो आगे के एपिसोड्स में हमें पता चलेगा कि इसके पीछे राज क्या है और मैडम जू क्यों माफी मांगना चाहती हैं डोही से। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और दूसरे सीन में हम देखते हैं मिस्टर पार्क को, जो कि सोच रहे होते हैं कि पता नहीं मिस्टर गुवॉन ने अपना काम शुरू किया होगा या नहीं, पर वो इस बात से खुश होता है कि वो अपने काम में बहुत ही अच्छा है। इंसानों को झांसा देना तो उसके बाएं हाथ का खेल है, इसीलिए तो 2 बार वो भी उसकी जाल में फंस चुका है। और वो याद करता है अपनी पिछली जिंदगी के बारे में। और यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं मिस्टर पार्क को, जो कि अपनी जिंदगी से हार कर आत्महत्या करने जा रहे थे क्योंकि उनका बिजनेस सही नहीं चल रहा था। तभी वहाँ पर गुवॉन आ जाता है और मिस्टर पार्क सोचते हैं कि मेरी मौत मुझे लेने बहुत जल्दी ही आ गई। और वो गुवॉन को देखकर बोलते हैं कि क्या तुम यमराज की दूत हो, जिसपे गुवॉन कहता है कि नहीं, मैं वो नहीं हूँ। तो वो थोड़ा सोचते हुए कहते हैं कि अच्छा तो फिर तुम जीसस हो, जिसपे वो कहता है कि नहीं, मैं वो भी नहीं हूँ। तो मिस्टर पार्क कहते हैं कि आखिर तुम हो कौन और यहाँ क्यों आए हो, जिसपे गुवॉन उसे समझाता है कि देखो मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। और वो उसे वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जिसमें वो उसकी आत्मा का सौदा करने वाला होता है और वो उसे लालच देता है कि अगर वो इस एग्रीमेंट पे साइन करेगा तो वो इस सदी के 2000 रेस्टोरेंट का मालिक बन जाएगा। और मिस्टर पार्क इस लालच में आकर उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं और गुवॉन पिछली बार की तरह ही उनकी उंगली में पिन चुभाकर उनके खून से एग्रीमेंट पे साइन ले लेता है। और पिन चुभते ही मिस्टर पार्क को उनकी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे उसने मछलियाँ बेचकर खूब सारे पैसे कमाए और 10 सालों तक एक आलीशान जिंदगी जी। और कॉन्ट्रैक्ट के पूरा होते ही एक दिन उसकी मछली खाते हुए ही मौत हो जाती है, जिसके बाद वो नर्क में पहुंच जाता है जहां उसे ढेर सारी मछलियों की आत्माओं ने बहुत प्रताड़ित किया था। और ये सब याद आते ही वो गुवॉन को मारने लगता है और कहता है कि तुम एक बहुत ही बुरे डीमन हो। पर क्या फायदा, इस बार भी वो लालच में आकर अपनी आत्मा का सौदा कर चुका था। और ऐसे हमें पता चलता है कि वो 2 जन्मों से गुवॉन के साथ ही है। और सोचते सोचते वो अपने प्रेजेंट में वापस आ जाता है और वो अपने आप से ही बातें कर रहा होता है कि अगर बॉस के पास पावर होती तो दुनिया का हर लालची इंसान उनके झांसे में तुरंत आ जाता। तभी वहाँ गायंग आ जाती है और पीछे से बोलती है कि बॉस के पास पावर क्यों नहीं है, जिसपे उसके मुंह से निकल जाता है कि बॉस का टैटू उस लड़की के हाथ में ट्रांसफर हो गया है। तभी उसे ध्यान आता है कि उसके पीछे गायंग खड़ी है और गायंग उसे डरा धमका कर पूरी बात निकलवा लेती है। और यहाँ हम देखते हैं डोही को, जो कि गुवॉन से मिलने के लिए जा रही होती है, जो हम देखेंगे अगले पार्ट में। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और हाँ, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।